नमस्कार साथियों, काफी लोग जुड़ गए हैं, धन्यवाद आपका। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज सुबह 8 बजे मैं अंकिता भंडारी केस में जो फैसला आने वाला है कल, उस पर लाइव आपसे जुड़ूंगा, क्योंकि कई लोग मेरी बात सुनना चाह रहे थे, मुझसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे और मुझे भी लगा कि अपनी बात रखनी चाहिए। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। तो साथियों, ये लगभग 2.25 साल, जैसा आप जान ही रहे हैं कि 18 सितंबर 2022 से लेके 23 चला गया, 24 चला गया और ये 25 और सितंबर का महीना, कुछ महीनों के बाद मई, जून, जुलाई, कुछ महीने रह गए। सितंबर, लगभग 2.25 साल मैं कहूंगा कि इस हत्याकांड को हो गए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो है जल्दी इसमें न्याय हो, क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा दुखी है और अगर न्याय समय पे मिल जाए तभी उसकी कीमत होती है, और अगर समय से ना मिले तो उसको फिर अंग्रेजी में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर देर से न्याय मिलता है तो एक तरह से वो भी अन्याय होता है। तो चलिए, 3 साल लगभग हो गए हैं और अब ये फैसला आने वाला है। पहली बात तो यह है कि इस लड़ाई में पूरे समाज ने, हमारे पहाड़ी समाज ने, साथ ही जो पूरा समाज, मानवता का जो पूरा समाज होता है, जिनके अंदर मानवीय गुण होते हैं, जो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, पूरे समाज ने पूरा साथ दिया है इसमें। चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों, चाहे वो देश के लोग हों, और यहां तक कि विदेशों से भी लोग जो है इस मामले में न्याय चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड के लोग ही इस मामले को देख रहे हैं, कल के फैसले को। ये देश के स्तर पर भी इस फैसले पर नजर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे लोग जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी नजर है कि इसमें क्या फैसला आता है। और एक तरह से ये न्यायपालिका के लिए भी चुनौती है कि इसमें पूरा न्याय बेटी के परिजनों को मिले, जिससे न्यायपालिका पर जो है विश्वास जनता का कायम रहे। क्योंकि देखिए, न्यायपालिका भी समाज का एक अंग है। जरूर वो समाज से ऊपर उसको दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो दर्जा इसलिए दिया जाता है कि वो किसी के साथ नाइंसाफी ना होने दे। इसलिए न्यायपालिका भी इसमें जो है बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है कि इसमें कोई फैसला आएगा और एक ऐतिहासिक फैसला आएगा, जिससे कि भविष्य के लिए एक नजीर पेश हो कि कोई भी रसूख वाला या पैसे वाला किसी गरीब परिवार की बेटी को इस तरह से उसका उत्पीड़न करे और उसको मार डालने की जरूरत न करे। साथियों, हमारी ओर से इसमें जो है एक कमी, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, कि हमने वीआईपी के लिए जो वीआईपी का प्रश्न उठा था कि भाई अंकिता की अंतिम चैट में एक वीआईपी का जिक्र था, उसका पता लगाने में, हालांकि उसका नाम का खुलासा तो परिजनों ने कर ही दिया था, जो भी इनपुट मिले थे, लेकिन उसकी जांच करवाने के लिए जो न्यायपालिका में हम गए थे, हाई कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से हमें सफलता नहीं मिली। और क्योंकि वो व्यक्ति जो है सत्ता के नजदीक है, सत्तारूढ़ दल का है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जब सत्तारूढ़ दल के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास करती है। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है, अगर सरकार चाहती तो एक सिंपल से कॉल रिकॉर्ड लोकेशन की जांच करने के बाद जो है चीजें स्पष्ट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और ये दाग हमेशा धामी सरकार के ऊपर रहेगा कि उनके कार्यकाल में छोटी छोटी बातों पर सीबीआई इंक्वायरी के लिए जांच हो गई, इन्वेस्टिगेशन के लिए बात हो गई। वो तब हुई जब लोग दूसरे पक्ष के थे, लेकिन जब भाजपा से जुड़े हुए लोग, संघ से जुड़े हुए लोग कटघरे में खड़े होते हैं तो फिर ये राज्य सरकार जो है आंखें बंद कर लेती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पूरे देश के स्तर पर
और ये सभी लोग जानते हैं कि जो ये डबल इंजन की सरकारें हैं ये अपने अपराधियों को बचाने का प्रयास करती हैं। चलिए खैर, हम हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े और वीआईपी की जांच के लिए आदेश नहीं हो पाया, वो अफसोस हमेशा रहेगा। और अब मुझे लगता है कि वीआईपी को तो अब जनता ही सजा दे सकती है, क्योंकि जनता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है और जनता ही अपने हिसाब से निर्णय ले कि भाई वीआईपी के मामले में अब क्या करना है और कैसे करना है। तो जनता जो भी सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी और देर सवेर कुछ न कुछ निर्णय अभी भी वीआईपी जो है, मुझे लगता है कि उस कटघरे में आज भी खड़ा है। चाहे न्यायपालिका से जांच के आदेश नहीं हुए हैं, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह हमेशा वीआईपी पर लगा रहेगा कि वो वीआईपी जिसका नाम अंकिता के परिजनों ने जो भी इनपुट उनके पास आए थे उसके हिसाब से अजय कुमार का नाम लिया था, जो भाजपा के नेता है, और स्वयं उनकी ओर से भी कोई बयान नहीं आया और न तो भाजपा की तरफ से न आरएसएस की तरफ से कोई बयान आया कि भाई वो वीआईपी नहीं है। तो वो आज भी कटघरे में खड़े हैं, अपनी ओर से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है और उनके जो संगठन भाजपा है चाहे आरएसएस है, इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल इस मामले में हमेशा रहेगा और ये मामला जो है वीआईपी का जो है वो एसआईटी ने ही कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन करने की कोशिश करी। जो इन्वेस्टिगेशन की टीम बनी थी इस मामले में पुलिस की, उन्होंने वीआईपी के एंगल से जांच ही नहीं करी और एक तरह से कह दिया कि वीआईपी तो कमरा था। जो प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा और तमाम जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने वीआईपी को कमरा बता दिया। तो अब ये समझा जा सकता है कि भाजपा और आरएसएस की तरफ से तो उस पर चुप्पी साध दी गई है, लेकिन जनता के मन में ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि आखिरकार अगर अजय कुमार वीआईपी नहीं थे तो उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया, आरएसएस की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया, भाजपा की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया। खैर, अब समय आने पर इसको देखा जाएगा कि कैसे वीआईपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और निश्चित तौर पे जब तक प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकारें रहेंगी, मुझे तो नहीं लगता कि वीआईपी का खुलासा हम कर पाएंगे। तो भविष्य में अगर कम से कम राज्य सरकार यहां पर भाजपा के बजाय क्षेत्रीय दलों की आएगी, उत्तराखंड क्रांति दल की आएगी, तो ये मेरा आपको आश्वासन है कि वीआईपी फिर तो नहीं बचेगा। लेकिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई है और किस तरह वोटिंग पैटर्न 2027 में रहेगा इसको भी देखना होगा। साथियों, इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था जो कि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट से संबंधित था, जिसमें उन्होंने जो है अंकिता का कमरा जो है 23 सितंबर की रात को जाके बुलडोजर से तुड़वा दिया था, उसके बारे में भी कोटद्वार कोर्ट में जो है जेसीबी ऑपरेटर ने बयान दिए थे कि उन्होंने वो कमरा तोड़वाया था, उनके डायरेक्शन पर मैंने कमरा तोड़ा। लेकिन हम जो मानते हैं कि वो कमरा जो है क्राइम सीन था, क्योंकि वहीं से अपराध शुरू हो गया था, क्योंकि उस कमरे में दिन भर पुलकित आर्य ने हॉस्टेज बना के एक तरह से उसको कैद करके अंकिता को उस कमरे में रखा हुआ था 18 सितंबर को, और शाम को जाके उसकी हत्या हुई। तो क्राइम तो उसके साथ उसी कमरे में शुरू हो गया था। उसका जो अंजाम था वो चीला बैराज में उसको धक्का देकर उसे पूर्ण किया गया और जो संभावित वहां पर उसके साथ गलत हुआ होगा उसके साक्ष्य कहीं ना कहीं रेणु बिष्ट ने उस रिजॉर्ट को बुलडोज करके उसको तोड़वा के खत्म कर दिए। और हमने उसके खिलाफ भी, अंकिता के पिताजी ने कोटद्वार कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन वो वहां पे कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एसआईटी ने रेणु बिष्ट को इस मुकदमे में गवाह भी बनाया था,
तो गवाही के लिए भी उनको नहीं बुलाया गया, कोर्ट में नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाजपा के जो लोग होंगे उनको ना तो कोर्ट में तलब किया जाएगा और ना वो गिरफ्तार होंगे। ये आप समझ रहे हैं बात को। तो क्योंकि पुलिस ने सब कुछ करना था और पुलिस जो है राज्य सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए रेणु बिष्ट को जो है कोटद्वार कोर्ट में तलब नहीं किया गया और उनकी गवाही वहां पे नहीं हुई। और जो पिताजी ने, अंकिता के पिताजी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी वो जो है वहां पे कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारे स्तर से कहीं भी कोई कमी छोड़ी गई है। मुकदमे की पैरवी हमने पूरे ढंग से, पूरे मन से की है। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने जो विद्वान अधिवक्ता हैं अवनीश नेगी जी, जो कि कोटद्वार कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, उनको इस दौरान जो है आंख में बहुत ज्यादा दिक्कतें रही और मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से वो एक आंख से अभी देख भी नहीं पा रहे हैं और लगातार वो जो है अपना इलाज भी करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरे मन लगाकर, पूरी मेहनत से, रुड़की से किसी ढंग से रोज वो आते हैं, हर डेट पे वो आते हैं। कई बार हम नहीं गए लेकिन वो लगातार आए और उन्होंने बहुत ईमानदारी से इस केस की पैरवी करी है। तो मैं अवनीश नेगी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उनके परिवार का, भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस केस में जो मजबूत पैरवी हो पाई है उसके लिए अवनीश नेगी जी का योगदान जो है वो हमेशा इतिहास याद रखेगा कि अवनीश नेगी जी ने जो है आंख में तमाम किस्म की दिक्कतें होने के बावजूद वो एक आंख से देख भी नहीं पा रहे हैं। एक तरह से एक काला मोतिया टाइप का उनको प्रॉब्लम हो गई है और वो इन हालातों में भी चंडीगढ़ से इलाज करा रहे हैं, तमाम एम्स से इलाज करा रहे हैं और लगातार वो वहां पर 2 साल से ज्यादा समय तक हर डेट पे वो कोटद्वार पहुंचते रहे। तो मैं विशेष रूप से अपने जो बड़े भाई वकील साहब हैं अवनीश नेगी जी, भाभी जी और उनके परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही उनके जो छोटे भाई हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, नवनीश नेगी जी जो सीनियर अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि लगातार उन्होंने जो है वहां पर हाई कोर्ट में लगातार जो ये जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके लिए जब भी बेल एप्लीकेशन लगी यहाँ से, उन्होंने जो है पूरे दमखम लगा के वहां पे पैरवी करवा के, साथ में उनके जो अधिवक्ता मित्र हाई कोर्ट नैनीताल के थे उनका भी पूरा सहयोग मिला और इस वजह से जो है तीनों अपराधियों को लगभग 3 साल होने वाला है, इनकी बेल नहीं हो पाई। तो ये भी एक बड़ी सफलता है कि लगभग 3 साल से ये लोग जेल में बंद हैं और इनकी बेल नहीं हो पाई। और इसके लिए मैं विशेष रूप से हाईकोर्ट में अपने मित्र अधिवक्ता दोस्त नवनीश नेगी जी, जो कि अवनीश नेगी जी के छोटे भाई हैं, उनका भी विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा और उनके साथ जो नैनीताल हाईकोर्ट के सारे अधिवक्ता साथी हैं उनका भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो नवनीश नेगी जी के जूनियर हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इसके अलावा नैनीताल का जो महिला मंच है उसने भी पूरा सहयोग किया। श्रीनगर में जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी कमेटी बनी है, उन लोगों का मुकेश सेमवाल जी के नेतृत्व में, वहां पे उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मूल निवास भू कानून समिति भी लगातार जो है इस मुद्दे पर हमारे साथ में, मोहित डिमरी और तमाम साथी रहे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बॉबी पंवार वाली जो टीम है बेरोजगार संघ की, जिन्होंने अब स्वाभिमान मोर्चा करके बना दिया है, ये सारे युवा साथी भी हमेशा अंकिता भंडारी की लड़ाई में हमारे साथ रहे। कांग्रेस के हमारे मित्र जो कि हालांकि विचारधारा में उनकी राष्ट्रीय विचारधारा है, लेकिन बेटी को न्याय वो भी दिलाना चाहते हैं और वो भी लगातार हमारे साथ रहे। चाहे श्रीनगर में हमने वीआईपी के लिए धरना किया हो, वहां भी कांग्रेस का पूरा सहयोग मिला और मैं अपने कांग्रेस के साथियों का विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया। कुछ लोगों का योगदान विशेष है, जिसमें प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी जी हैं, जो चलकर जो है डोब सिरकोट पहुंचे और उन्होंने अपनी तरफ से जो है आर्थिक मदद भी परिवार को दी। इसके अलावा जो है खानपुर से जो विधायक हैं उन्होंने भी कुछ आर्थिक मदद जो है की है परिवार की।
शायद उन्होंने अपनी जो विधायक निधि है उससे की, तो वो मदद, 2 विधायकों का विशेष योगदान, एक विक्रम सिंह नेगी जी प्रतापनगर के विधायक, और दूसरा उमेश शर्मा जी जो खानपुर से विधायक है, हमारे पत्रकार साथी है, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि 2 जो विधायक थे उत्तराखंड में, 70 में से 2 विधायक ऐसे थे जिनकी आत्मा जागृत थी और जिन्होंने अंकिता को, परिवार को कहीं न कहीं उनकी आवाज में जो है आवाज मिलाकर उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया। मैं उन दोनों विधायकों का विशेष आभार प्रकट करने के साथ जो बाकी बचे विधायक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने गिरेबान में झांकें, चाहे वो किसी भी दल के हों। सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी यह है कि समाज को एक सुरक्षा कवच दें। अगर आप एक बेटी की हत्या में साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, आप विधायक कहलाने के लायक नहीं है, और इसका दंड देर सवेर ईश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि आपने केवल विधानसभा को अपने लिए एक तरीके से बिजनेस का एक वो बना दिया है कि आप विधानसभा पहुंचे और अपने लोगों को प्रमोट करें, पैसा कमाएं और उसके बाद उस पैसे को एंजॉय करें। एक विधायक एक विधानसभा का प्रथम नागरिक होता है, और खासतौर पे मैं पौड़ी विधायक की खासतौर पे आलोचना करना चाहता हूं कि उनकी ओर से हमें कोई भी सहयोग पौड़ी में नहीं मिला, जबकि अंकिता के पिताजी जो हैं उनके लिए प्रचार प्रसार भी करते रहे, वो शायद भाजपा के सदस्य भी रहे कुछ समय तक, तब भी पौड़ी के जो विधायक है राजकुमार पुरी जी जो वर्तमान विधायक है, उनकी ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। साथियों, बहुत सारे वादे धामी सरकार ने किए कि जो डोब सिरकोट में जो भूमि हम लोगों ने दान की हुई है वो हमारी दान की हुई भूमि है। मैं उसी गांव का निवासी हूं, मेरे गांव की ये घटना है, और वो भूमि हमने दान की हुई है सरकार को, जिसमें वहां पर नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है। वहां पर धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को अपने जन्मदिन के दिन ट्वीट किया कि उस कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पे होगा। धामी जी ने स्वयं किया हुआ ट्वीट भी जो है उसको भी भुला दिया और अपना वो वादा भी नहीं किया। इसके अलावा गांव के लोगों से कई वादे किए गए कि सड़क आएगी, पानी आएगा, तमाम व्यवस्थाएं होंगी। सारी बातें फर्जी और झूठी निकली है। धरातल पे आज भी आप गांव जाकर देख सकते हैं कि गांव के हालात जस के तस हैं। साथियों, उस परिवार को रोजगार की बात भी की गई कि उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी रोजगार दिया जाएगा, पक्का रोजगार दिया जाएगा। अंकिता का भाई अजय, जो कि वेल क्वालिफाइड बेटा है, जो सीए की पढ़ाई कर चुका है और आज वो दिल्ली में और तमाम महानगरों में जॉब के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार चाहती तो उसे एक अच्छा रोजगार देकर इस परिवार का सहयोग कर सकती थी। सरकार ने वो भी नहीं किया। साथियों, तमाम बिंदु हैं और जिन पे लंबा लाइव किया जा सकता है। बहुत सारी 3 सालों में इतनी घटनाएं हुई हैं। मुझे फर्जी केसों में फंसा के जेल भेजा गया है। मेरे परिवार को परेशान करने के लिए मेरी पत्नी का यहां से पिथौरागढ़ ट्रांसफर किया गया। तमाम किस्म के फर्जी आरोप, झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए। बार बार मुझे जेल भेजा गया। हर तरीके से जैसा अंग्रेजों के जमाने में होता था उस तरह से इस भाजपा की डबल इंजन सरकार ने खासतौर पर मेरे साथ किया, वो आपने देखा। और मैंने तो ईश्वर पे सारी चीजें छोड़ दी हैं। मैं भोलेनाथ का भक्त हूं और मैंने भोलेनाथ पर ही छोड़ दिया है कि अब धामी सरकार पे जो है गाज जो है वो त्रिनेत्र जो खुलेगा वो भोलेनाथ का ही खुलेगा। और अगर मैंने सच्चे मन से उस बेटी की लड़ाई लड़ी होगी तो धामी सरकार का 2027 में सर्वनाश होना तय है। ये मैं अपने मेरे मन की आवाज है, क्योंकि इस हत्याकांड में जो अपराधी हैं वो तो उतने दोषी हैं ही हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह से अपराधियों को बचाने का प्रयास किया है वो और भी बड़ा अपराध है। क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वो अपने राज्य में अन्याय न होने दे, और आप तो अन्याय कर रहे थे। न केवल उस परिवार के साथ कर रहे थे, उस गरीब लाचार और जो हमारी भाभी जी और भाई साहब बीमार भी हैं उनके ऊपर जो अन्याय कर रहे थे, साथ में मैं जो उनके साथ खड़ा था, मुझ पर भी अन्याय करने पर आपने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है।
और आज दर्जन भर फर्जी मुकदमे मैं जगह जगह कोर्टों में झेल रहा हूं। कोई बात नहीं, वो केस में लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा। अगर मैं कमजोर व्यक्ति होता तो ये केस मैं अपने हाथी में नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने केस हाथ में लिया तो मुझे ये उत्पीड़न तो सरकार का झेलना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार खुद भगवान के कटेगरे में खड़ी है और अब इस धामी सरकार का क्या होना है मैं समझता हूं ये ईश्वर जरूर न्याय करेगा और जरूर उचित दंड इसमें जो अपराधियों को बचाने का जिसने भी प्रयास किया है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हों, सबके साथ इसी जन्म में जो है आप देखेंगे उनका हश्र बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो बेटी देवी रूप थी और उसका कोई दोष नहीं था और उसको 18-19 साल की उम्र में जिस तरह से मारा गया, इसका दंड जरूर उन लोगों को मिलेगा। साथियों, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस थे, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में बड़े दमखम के साथ लड़ाई लड़ी और दुर्भाग्य था कि हम वहां से वीआईपी के लिए सीबीआई जांच के डायरेक्शन नहीं करें और अंत में उन्होंने एक भावपूर्ण पत्र भी लिखा कि आई एम सॉरी अंकिता। जब एक सुप्रीम कोर्ट का वकील लाचार हो जाता है तो आप समझ सकते हैं इस देश में न्यायपालिका भी कई बार विवश हो जा रही है और एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट लिखता है कि आई एम सॉरी अंकिता, आई एम सॉरी आशुतोष नेगी, आई एम सॉरी फादर एंड मदर ऑफ अंकिता भंडारी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक वरिष्ठ अधिवक्ता इस तरह की शब्द लिखता है तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका भी कई बार विवश हो जाती है। साथियों, हमें ये भी नहीं भूलना है कि ये मुकदमा यही खत्म नहीं होता है। इसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अंतिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। और पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे हैं, खासतौर पे स्वर्गीय किरण नेगी के मामले में, कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से उन मुजरिमों को फांसी की सजा हुई, लेकिन उसके बाद 10 साल तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा और पिछले साल जो है उसमें जो है अपराधी बाइज्जत बरी हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी बड़ी नाकामी रही कि हम एक बेटी को न्याय नहीं दिला पाए और उस परिवार को, किरण नेगी के परिवार को जो है वो आज भी बेचारा पीड़ित है। मैं कल ही किरण नेगी की मां का वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं जीते जी जो हूं चाहती हूं कि एक बार उत्तराखंड की जनता जिस तरह से अंकिता भंडारी वाले मामले में खड़ी हुई वैसे किरण के साथ भी खड़ी होती तो शायद किरण को भी न्याय मिलता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। मैं समझता हूं कि वो दौर जो है सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मीडिया से हमें इतना सपोर्ट मिला नहीं और कहीं ना कहीं किरण की जो लड़ाई है वो अधूरी छूट गई और वो लोग बाइज्जत बरी हो गए। हालांकि प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से हम उस बेटी को भी न्याय दिला पाए, लेकिन अभी हमारे सामने ये जो मामला अंकिता का है, इसके लिए हमें केवल कोटद्वार कोर्ट तक नहीं, उसके बाद की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मुकदमा हाई कोर्ट भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। साथियों, मैं एक चीज और आपसे चाहता हूं कि कल जब वो फैसला सुनाया जाएगा कोटद्वार में, तो जो लोग वहां आ सकते हैं, मैं खास तौर पे अपने उत्तराखंड क्रांति दल के अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि बड़ी संख्या में एक मॉरल सपोर्ट के लिए उस परिवार के साथ खड़े हों। जो कोटद्वार के स्थानीय लोग हैं, जो है वहीं रहते हैं और कुछ घंटे का समय निकाल के कोर्ट परिसर के आसपास आ सकते हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से उस परिवार के साथ खड़े रहें, जिससे कि ये लगे कि जनता का सपोर्ट अंकिता के परिजनों को है और वो अकेले नहीं है। और आगे भी जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जनता अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ खड़ी रहेगी। साथियों, मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं जिसमें सभी लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग चाहते हैं कि मुजरिमों को फांसी की सजा हो और इसी उम्मीद से हमने ये लड़ाई भी लड़ी है। अब देखना होगा कि कल कौन सा फैसला आता है, कैसा फैसला आता है। हालांकि मैं जो हूं काफी आश्वस्त हूं कि ये फैसला जो है हमारे पक्ष में आएगा और एक नजीर के रूप में वो जो फैसला होगा वो इतिहास में दर्ज होगा, जिससे कि भविष्य में
कोई भी दुर्दांत अपराधी, चाहे वो राजनीतिक रूप से सशक्त हो, चाहे पैसे वाला हो, बड़ी पहुंच वाला हो, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि वो गरीब की बेटी के साथ, लाचार की बेटी के साथ कुछ भी अनर्थ करेगा और वो बच जाएगा। तो इस लड़ाई को लड़ने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि अंकिता भंडारी बेटी, स्वर्गीय बेटी को हम न्याय दिला दें। अगर उसको न्याय मिलता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को सुरक्षित करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी बहनों को सुरक्षित करते हैं। उन बहनों को सुरक्षित करते हैं जिनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर हम पढ़ा रहे हैं, और एक दिन वो नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलेंगी और तब इस तरह के दरिंदे उनके साथ अपराध करने की सोच सकते हैं। तो साथियों, ये लड़ाई अपनी बेटियों को बचाने की है, ये अपनी बहनों को बचाने की है। अगर अंकिता केस में एक अच्छा फैसला आता है तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने घर में जो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, बहनें पढ़ रही हैं, उनको भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि ये केवल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि वो बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन आपकी बेटियां, आपकी बहनें जो स्कूलों में पढ़ रही हैं और कल जब वो नौकरी के लिए जाएंगी तो वो भी सुरक्षित होंगी अगर इस केस में एक अच्छा फैसला हम लोगों को मिलता है। साथियों, बहुत सारी लड़ाइयां आपने हमें लड़ते हुए देखा है, आगे भी लड़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग हम पर बना रहेगा, क्योंकि हम लोग केवल जनता के सहयोग से ही लड़ाइयां लड़ सकते हैं। और जनता अगर हमारे साथ रहेगी तो मैं आपको वादा करता हूं, आश्वासन देता हूं, और मेरा ये आपसे कमिटमेंट है कि हम हर लड़ाई जीतेंगे। बेशक हम कमजोर हो सकते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है और हम हर लड़ाई आपको जीत कर दिखाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड क्रांति दल।